बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साउंड। इंट्रोडक्शन टू साउंड के साउंड है क्या। सबसे पहले हम ये देखते हैं वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी मीडियम प्रोड्यूस साउंड वेव्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हों तो वो बेसिकली वाइब्रेशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि किसी भी मीडियम के ऑब्जेक्ट्स जब अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, तो उसको वाइब्रेशन का नाम देंगे। और ये वाइब्रेशंस जब किसी भी ऑब्जेक्ट में होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। द मीडियम इन दिस केस इज लिक्विड बट इट कैन आल्सो बी गैस और ए सॉलिड। हमने इससे पिछले चैप्टर में ये देखा है कि हम रिपल टैंक में वेव्स प्रोड्यूस करते थे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया है कि जो वाइब्रेटर है रिपल टैंक का वो वाटर वेव्स प्रोड्यूस करता है। उस केस में मीडियम कौन सा है, लिक्विड है। लेकिन वो मीडियम ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड हो, वाटर हो, वो गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। कैसे कि यानी कि जो गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, तीनों मेटल्स में वेव प्रोड्यूस हो सकती है। Now we will discuss another type of waves that we can hear। कि अब हम एक ऐसी टाइप पढ़ेंगे वेव्स की जिसको हम सुन सकते हैं और उसका नाम क्या है, साउंड वेव्स हैं। बेसिकली साउंड क्या है, वेव्स की एक टाइप्स हैं साउंड वेव्स। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साउंड वेव्स लाइक अदर वेव्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ये हम वेव्स के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ पे भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो किस वजह से होता है कि बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स and the air vibrations produce sensation of sound in our ear। वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट। कि जब बॉडी कोई भी वाइब्रेट करती है, कोई भी बॉडी है वो वाइब्रेट करती है, तो उसके अक्रॉस जो एयर होगी वो भी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड। तो उस वजह से क्या होता है कि जो एयर वाइब्रेट करेगी तो उसकी वजह से सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी, हमारे कानों में वो आवाज़ सुनाई देगी। जैसे हवा चलती है तो हवा के चलने से हमें आवाज़ सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, ए गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स। जब गिटार की स्ट्रिंग्स को हम मूव करते हैं तो इससे क्या होता है कि इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। बेसिकली ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेशन शुरू कर देती हैं। उन वाइब्रेशंस की वजह से हमें गिटार की साउंड सुनाई देती है। आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। जो हमारी आवाज़ होती है वो किस वजह से होती है, वोकल कॉर्ड्स की वजह से होती है। कि हम जो भी बोल रहे होते हैं वो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर दिस साउंड। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो बेसिकली वाइब्रेट कर रहा होता है, या जो बाकी ऑर्गन्स हैं जैसा कि लंग्स है वो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो डॉक्टर्स ये स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं साउंड सुनने के लिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप के ज़रिए से हमारी दिल की धड़कन चेक करता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कि साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होता है। ये हम एक एक्टिविटी की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर साउंड। ये हमारे पास एक डिवाइस दिखाई गई है, फिजिक्स लैब में यूज़ किया जाता है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है। इसको किस लिए यूज़ करते हैं, एक पार्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट रबर हैमर द ट्यूनिंग फॉर्क विल बिगन टू वाइब्रेट। अगर हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को एक रबर हैमर के साथ ज़ोर से हिट करें तो क्या होता है कि इसके जो प्रॉन्ग्स हैं, ये राइट प्रॉन्ग है, ये लेफ्ट प्रॉन्ग है, इन प्रॉन्ग्स में क्या होता है, वाइब्रेशंस शुरू हो जाती है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं।
We can hear the sound produced by tuning fork by bringing it near our ear. हम क्या कर सकते हैं, उस साउंड को सुन सकते हैं, जो वाइब्रेशंस हैं ट्यूनिंग फोर्क की वो सुन सकते हैं अगर हम उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अपने कान के नज़दीक लेकर आएँ। यानी कि उस ट्यूनिंग फोर्क को अपने कान के नज़दीक लेकर आएँ तो हमें उसकी वाइब्रेशंस सुनाई देंगी। We can also feel the vibrations by slightly touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with a plastic ball suspended from a thread. यानी कि हमने एक प्लास्टिक बॉल ली और उसको एक थ्रेड की मदद से हैंग कर दिया। उसके बाद जब हम एक ट्यूनिंग फोर्क जो कि वाइब्रेट कर रहा था जब उसके नज़दीक लाते हैं तो जब इस ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स इस बॉल को टकराते हैं तो बॉल क्या करेगी, अपने मेन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगी। टच द बॉल जेंटली विद द प्रोंग ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, द ट्यूनिंग फोर्क विल पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशंस। तो वो बॉल क्या करेगी, वाइब्रेशंस की वजह से पुश कर जाएगी। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो वो इस ट्यूनिंग फोर्क को हिट करता है, तो इसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ट्यूनिंग फोर्क की वजह से, वो ये बेसिकली जो प्रोंग है वो अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट कर रहा है। जब वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये बॉल इसको आके टकराती है तो वो पुश कर देता है उसको, तो ये बॉल क्या करने लग जाती है, बार बार पुश हो रही है। जो ही उसको आके टकराती है तो ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से बॉल क्या करने लग जाती है, ऑसिलेट करने लग जाती है। Now if we dip the vibrating tuning fork into a glass of water, we will see a splash. It is due to the vibrations of tuning fork that converts into the splash in the water. अब हम उसी ट्यूनिंग फोर्क को अगर क्या करें, जो वाइब्रेट कर रहा था, पानी के अंदर डिप करें तो पानी के अंदर स्प्लैशेस पैदा हो जाती हैं और वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। वाटर भी क्या करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है। ये दोनों केसेस दिखाए गए हैं स्लो मोशन में। इनिशियली जब इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को पानी के अंदर डिप करते हैं तो पानी के अंदर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं वो एक छोटे से क्लिप की सूरत में आपको दिखाई गई हैं, और उसके बाद जब ये कम्प्लीटली वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं तो तब ये एक और छोटा सा क्लिप दिखाया गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वाटर वेव्स हैं वो भी ट्यूनिंग फोर्क की वजह से प्रोड्यूस हो जाती हैं। From this we can conclude that sound is produced by vibrating bodies. तो इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, के साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये भी हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से जानेंगे। साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए। वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय बेल जार ऑपरेटर्स। हम ये किस तरीके से प्रूव करेंगे, बेल जार ऑपरेटर्स की मदद से। तो बेल जार ऑपरेटर्स क्या है, द बेल जार ऑपरेटर्स इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट ऑफ ए वैक्यूम पंप। ये एक वैक्यूम पंप है, ये इसकी ट्यूब है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, यहाँ पे वैक्यूम पंप अटैच होता है जिसकी मदद से हम एयर इस ट्यूब के अंदर, इस बेल जार के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं और जब चाहें निकाल भी सकते हैं। An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires connecting to a power supply. ये इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको दो वायर्स की मदद से इस जार के अंदर हैंग किया गया है, और ये जो दो वायर्स हैं वो किसके साथ कनेक्ट हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हैं। बाय स्विचिंग ऑन द पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक बेल विल बिगन टू रिंग, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल। जब हम ये स्विच यूज़ करके ऑन करते हैं तो ये बेल क्या करने लग जाएगी, बजने लग जाएगी। हमें ये बेल बजती हुई दिखाई भी देगी और इसकी आवाज़ सुनाई भी देगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम पंप। हम इस वैक्यूम पंप की मदद से एयर इस जार के अंदर से निकाल देते हैं, सारी एयर रिमूव कर दी। द साउंड ऑफ द बॉल बिकम्स मोर एंड मोर फीएबल एंड इवेंचुअली डाई आउट ऑल्थो बेल इज स्टिल रिंगिंग। तो जो हम
एयर निकालते गए, वैक्यूम क्रिएट करते गए, तो क्या हुआ कि इसके अंदर से हमें आवाज़ सुनाई देनी कम होती गई, और आखिरकार जब सारी एयर वैक्यूम की मदद से इस बोतल के अंदर से निकाल ली गई तो हमें बेल बजती हुई दिखाई ज़रूर दे रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। When we put the air back to the jar, we can hear the sound of bell again. जब हम वैक्यूम पंप से दोबारा एयर हम एंटर करते हैं इस बेल जार के अंदर, तो हमें अगेन क्या होगा कि वो साउंड सुनाई देने लग जाएगी, बेल बज भी रही होगी और साउंड सुनाई भी देगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक एयर मौजूद थी हमें आवाज़ आती रही, जब हमने एयर निकाल ली तो आवाज़ आनी ख़त्म हो गई, जब दोबारा एयर हमने वैक्यूम पंप की मदद से इंसर्ट की तो दोबारा हमें आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये प्रेशर है, जब 10 पे है तो बेल बज भी रही है, हमें दिखाई भी दे रही है और इसकी ये साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, हमें सुनाई भी दे रही है। लेकिन जब प्रेशर 0 कर दिया जाता है, वैक्यूम की मदद से सारी एयर निकाल ली जाती है, तो ये देखें कि ये 0 हुआ तो अब हम बेल बजती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो जो साइड पे रिंग्स साउंड की सूरत में यहाँ पे शो की गई हैं, वो जब 0 पे पहुँचता है प्रेशर तो नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब हम एयर निकाल देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो हम तक आवाज़ नहीं आ रही होती। तो ये बेल जार ऑपरेटर्स की मदद से हमने ये प्रूव किया कि वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। From this experiment we can conclude that sound waves can travel, propagate in the presence of air or another medium। यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं या प्रोपेगेट करती हैं जब एयर या कोई भी और मीडियम मौजूद होगा तब, यानी कि किसी न किसी मीडियम का होना ज़रूरी है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, कि वेव्स की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। हमने 2 किस्म की वेव्स पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो क्या, वो नेचर होती है साउंड वेव्स की, जी हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से जो साउंड वेव्स हैं वो प्रोपेगेट की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, density of air molecules on the right side of the right side is uniform। अभी जब ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे मौजूद है तो इसके राइट साइड पे जो एयर है वो यूनिफॉर्म है, जो डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है वो यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हैं तमाम लाइंस इक्वली क्रिएट की गई हैं। इसका मतलब क्या है कि एयर यूनिफॉर्म है राइट साइड पे। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको वाइब्रेट किया। When the right prong of tuning fork moved from mean position O to B, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क के राइट prong O पोजीशन से B की तरफ मूव किया इसने, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produces a compression। तो इसकी वजह से जहाँ पे जो एयर मौजूद थी वो क्या हुई, कंप्रेस हो गई, दब गई। जब कंप्रेस हुई तो यहाँ पे आप लाइंस के दरमियान डिस्टेंस देख सकते हैं कम हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे पास कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गया है। दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और ये जो कंप्रेस हो गई है एयर, ये बेसिकली क्या करती है कि इसी तरह फिर आगे जो एयर मौजूद होती है उसको कंप्रेस करती जाती है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अ मोमेंट लेटर द prong begins to move from B to A। जब ये ऑसिलेट करेगी तो ये prong जो B पे पहुंच गई थी ये वापस आएगी तो O से गुजर कर A पे पहुंचेगी। तो क्या है कि जब बिगन करेगी B से A की तरफ ये prong मूव करेगी, द प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर्स डिक्रीजेस एंड ए रिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस। तो क्या होगा कि जो प्रेशर था एयर पे वो डिक्रीज कर जाएगा। तो पहले लाइंस की सिचुएशन ऐसी थी, तो अब क्या हुआ, वहाँ पे एडजेसेंट लेयर्स डिक्रीज कर गया, वहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो गया। इसको हम क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्शन का नाम देंगे। रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो गया है जब prong ने B से A की तरफ मूव किया है। दिस रिफ्रैक्शन इज ट्रांसफर टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। और जिस तरह ये कंप्रेशन पहले यहाँ पे मौजूद था फिर ट्रांसफ़र हो गया इधर आ गया, तो इसी तरह ये जो रेयरफैक्शन है ये भी क्या करेगा, इसी तरह आगे मूव करता जाएगा। As the tuning fork moves back and forth rapidly,
A series of compression and rarefaction are created in the air. In this way, sound waves propagates through the air. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करता है कंटिन्यूसली, तो वो जो एयर जो पहले यूनिफॉर्म है, जब ऑसिलेट करता है तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन कंटिन्यूसली अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस हो रहे हैं. As the direction of propagation of sound waves is along the direction of oscillating air molecules, this shows longitudinal nature of sound waves. यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है उस मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स कहते हैं. तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था. मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें. थैंक यू.